जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम मिलते हैं पार्ट ए में। अच्छा, आप निकालें जी IAS 12। बड़ा आसान सा सवाल है और कल वाले सवाल की एक रिवीजन है। फिर पार्ट बी के अंदर हमने आज जो है वो करना है बड़ा, एक लीज का सवाल करेंगे, एक IAS 38 का सवाल करेंगे। लीज के सवाल में हमारी GRV UGRV की डिस्कशन होगी और IAS 38 के सवाल में हम ये रिवाइज करेंगे कि अगर सवाल के अंदर रेजिडुअल वैल्यू गिवन है लेकिन ये लिखा हुआ है कि एक्टिव मार्केट नहीं है, तो फिर भी ऐसी सूरत के अंदर जो है वो हम एसेट को रीवैल्यू रेजिडुअल वैल्यू नहीं लेते। दूसरा कॉन्सेप्ट हम उसमें ये भी पढ़ेंगे कि अगर रिन्यूअल महंगी हो, रिन्यूअल क्या हो, महंगी हो, और महंगी रिन्यूअल की सूरत में मैनेजमेंट की इंटेंशन हो कि मैंने रिन्यू करवाना है, फिर भी रिन्यूअल कॉस्ट को लाइफ में नहीं लेंगे, रिन्यूअल पीरियड को लाइफ में नहीं लेंगे बिकॉज, ठीक है, ये आज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे सारे, अगर टाइम मिला तो, क्या ही कह रहे हैं, अगर टाइम मिला तो। जी तशरीफ ले आए पेज नंबर 208 पे, 206 पर, पेज 206, क्वेश्चन नंबर 5। पॉज करो। अच्छा जी, अच्छा भाई, कभी कभी खुश्क चीजें पानी के साथ। अच्छा, फॉलोइंग आर द रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द बैलेंस शीट। भाई ये पता नहीं कुछ लिखा हुआ है व्हाइट बोर्ड पे, ये बताओ। फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द बैलेंस शीट्स, बैलेंस शीट्स नहीं, फाइनेंशियल ऑफ फ्लोर्स एंड टाइल्स लिमिटेड। अच्छा, इस पूरे सवाल को मैं पढ़ूंगा इंशाल्लाह, कोई एक चीज भी आपको इसमें नई नजर नहीं आएगी। आज हमने सिर्फ कल वाले सारे की सॉर्ट ऑफ रिवीजन करनी है। प्रॉफिट दिया हुआ है, ग्रेचुटी एक्सपेंस दिया हुआ है। ये जो प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी है ना, मैं आपको बताऊंगा ये कल वाले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट का कॉपी पेस्ट है। प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी फॉर द ईयर, जिस तरह कल दिया हुआ था बैड डेट एक्सपेंस, तो हमारा अंदाजा है कि इतने लोगों को अगर रिटायर हो जाएं तो इस साल की मद में पैसे देने पड़ेंगे। ये फॉर द ईयर है या एज ऑन है? फॉर द ईयर है। इस टाइप की चीज कब कहां पड़ी थी? इस टाइप की चीज कल पड़ी थी। इस टाइप की चीज का नाम क्या रखा था? बैड डेट एक्सपेंस। बैड डेट एक्सपेंस कैसे सर? फॉलोइंग आर द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन फॉर ईयर एंडेड 31, ग्रेचुटी, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी फॉर द ईयर। अभी मैं आपको टी अकाउंट जरा बना के दिखाता हूं प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी का, फिर आप कहेंगे अच्छा। प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी एक अकाउंट है, ये कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट नहीं है। यहां प्रोविजन से मुराद है पेएबल, यहां प्रोविजन से मुराद है पेएबल। ये है प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी अकाउंट। प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी अकाउंट कैसे बनता है इधर देखें। ब्रॉट डाउन ग्रेचुटी एक्सपेंस, ग्रेचुटी पेड, कैरी डाउन। तसल्ली से छोड़ दें सब कुछ करना। मुझे ये बताएं, ऐसा कोई पेएबल अकाउंट आपने जिंदगी के अंदर पढ़ा हो तो बता दें। ऐसा पेएबल अकाउंट को जिंदगी के अंदर पढ़ा हो तो बता दें, सबसे बेसिक लेवल का, इंट्रो की तीसरी चौथी क्लास में। वो कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट होता है, ये लाइबिलिटी अकाउंट है। क्रेडिटर, अब देखें क्रेडिटर्स अकाउंट कैसे बनता था। ब्रॉट डाउन क्रेडिटर, और चीजें खरीदी, क्रेडिटर को, बड़े टाइम पे आए हो, बड़े टाइम पे आए हो, इधर देखो। ब्रॉट डाउन क्रेडिटर, और चीजें खरीदी, और क्रेडिटर को क्या कर दी? पेमेंट कर दी, और कैरी डाउन बैलेंसिंग आ गया। अब प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी अकाउंट में ब्रॉट डाउन बताएं क्या है। ब्रॉट डाउन मिसाल के तौर पे मैं लेता हूं कि 100 लोगों को 100 रुपए आपने रिटायर होने वालों को देने हैं, पिछले साल के आखिर में देने थे लेकिन वो रिटायर नहीं हुए। इस साल कुछ और लोगों ने भी हमें ज्वाइन किया, और पुराने भी जब सर्विस बढ़ाते हैं तो उनको थोड़े से पैसे हम ज्यादा देते हैं जाते हुए, और पुरानों ने भी हमारे पास रुके रहे, इसलिए 30 मिलियन हमने और देने था सोचा लोगों को। लेकिन गया सिर्फ एक बंदा, उसको हमने 2 मिलियन दे के फारिग कर दिया, क्योंकि उसने ताज़ा ज्वाइन किया था, उसको 2 मिलियन दे के हमने फारिग कर दिया। बाकियों को ये प्रोविजंस
रिवर्स नहीं होती। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बाद में जाके पता चलता था पैसे दे भी गया, ये प्रोविजन रिवर्स नहीं होती, क्योंकि ये जो देने हैं इनको जाने वालों को हर हाल में देने। अब ये लाइबिलिटी हमारे पे बन रही है। तो बताएं साल के शुरू में मेरा क्या अंदाजा था जाने वालों को कितने देने हैं। इस साल दिन रात लोगों ने मेरे लिए और काम किया, मेरी कंपनी के लिए, मैं बड़ा खुश हुआ उनसे। मैंने कहा अगर अब लोग जाएंगे तो उनको ज्यादा दूंगा मैं। अब टोटल कितने देने हैं 100, उसमें से सिर्फ कितने दिए, कितने रह गए 128। अब इन चारों के साथ पेपर में क्या लिखा होगा, इसके साथ लिखा होगा प्रोविजन एज ऑन। बताएं इसके साथ क्या लिखा होगा। कल भी लिखा हुआ था प्रोविजन एज ऑन, वो प्रोविजन फॉर बैड डेट के साथ, लेकिन ये प्रोविजन कौन सी वाली है, पेएबल। इसके साथ भी क्या लिखा होगा, प्रोविजन। इसके साथ लिखा होगा ग्रेच्युटी पेमेंट्स। ये सबसे इजीली पकड़ी जाएगी, बल्कि वादे तौर पे लिख देता है वो पेमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर। अगर नहीं भी लिखता तो पेमेंट्स भी काफी होगा, क्योंकि ये दोनों फिगर्स मैंने कल भी बताया था ड्यूरिंग द ईयर होती हैं और ये दोनों फिगर्स एज ऑन होती हैं। तो प्योरली उस पैटर्न के ऊपर टी अकाउंट आप बना लें, इसी सफे के ऊपर टॉप पे साइड पे करके, ताकि आपको ये लगे कि बिल्कुल ये ग्रेच्युटी एक्सपेंस अकाउंट, ग्रेच्युटी प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी अकाउंट इज जस्ट लाइक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट। लेकिन उसमें कैश पे नहीं होता, उसमें एक्चुअली लोग पैसा लेके भागते हैं और इसमें एक्चुअली हम पेमेंट्स करते हैं। दिस इज जस्ट लाइक अ लिटिल बेबी ऑफ क्रेडिटर अकाउंट, स्मॉल बेबी टॉडलर, चुन्नू मुन्नू दो चूजे थे। सर वो तो 11:30 है ना। नहीं, एक्सपेंस बैलेंसिंग नहीं निकलेगा, जो फिगर वो कहेगा बैलेंसिंग निकलेगी, उसकी मर्जी है। आज तक कभी ब्रॉड डाउन उसने बैलेंसिंग नहीं निकलवाया, कुछ भी नहीं, 3 चीजें दे दिया करेगा, चौथी बैलेंसिंग निकला करेगी। अच्छा, अब मैं आपके सामने 4 लाइनें रख रहा हूं, आपने मुझे बताना है प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी फॉर द ईयर क्या होगी। प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी फॉर द ईयर, ये तो एज ऑन होती है, ये तो एज ऑन होती है। ये दिस इज जस्ट लाइक बैड डेट एक्सपेंस, इस टाइप का है। सो इसके साथ क्या लिखा करेगा वो, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी फॉर द, एंड इट इज प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी एज ऑन। सो ये ग्रेच्युटी एक्सपेंस है, इट इज फॉर द ईयर। नेक्स्ट आगे चलें। इसको ना साथ ही मुझे ये भी बता दें कि पॉइंट 1 में क्या लिखा हुआ है, ताकि ये अकाउंट आपको समझ आ जाए। पॉइंट 1 में क्या लिखा हुआ है, ओपनिंग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी वाज जितने, एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी। ये किसी को लफ्ज समझ आ गया हो तो जरा बता दे ये क्या था। ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी का मतलब क्या समझ आ रहा है आपको, ब्रॉड डाउन। ओपनिंग बैलेंस फॉर प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी का मतलब क्या है, ब्रॉड डाउन। आगे चलें, एंड पे आए, पॉइंट नंबर 4 का मतलब बताएं। द अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी, आप लोगों ने पढ़ा है ये पहले कहीं, नहीं तो कुछ भी नहीं है इसमें। द अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी पेड टू, इसके साथ उसने ड्यूरिंग द ईयर नहीं लिखा, लेकिन ऑब्वियसली ड्यूरिंग द ईयर है ना, और क्या। ये पेमेंट्स आ गई। अब मुख्तलिफ किस्म के नाम बता दें। प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी एज ऑन, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी बैलेंस, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी ओपनिंग बैलेंस। इसके साथ लिखा करेगा ग्रेच्युटी एक्सपेंस फॉर द ईयर, लेकिन अगर कभी जुल्म करने पे आया तो इसके साथ लिखा करेगा प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी फॉर द ईयर। अगर आसान लफ्ज लिखा तो लिखा करेगा ग्रेच्युटी एक्सपेंस फॉर द ईयर, और अगर मुश्किल लफ्ज लिखने के ऊपर आया, हमने तो वेट किया था अच्छा खासा फिर भी, तो इसके साथ लिखा करेगा प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी फॉर द ईयर। डन। चलें, लेट आने वाले 1 सेकंड इधर देख ले, बस इधर इधर इधर। हमने कल एक अकाउंट बनाया था, जो मैं इनसे बात करने लगा हूं वो आप लोगों के लिए भी है। लेट आने वाले देखें इधर। कल हमने अकाउंट बनाया था प्रोविजन फॉर
डाउटफुल डेट। उसी तरह का अकाउंट आज हम बनाएंगे प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी। ये उसी पैटर्न पे चलेगा, सारे देख लें। साल के शुरू में क्या अंदाजा था कितने लोगों को पैसे देने हैं, इस साल और कितने लोगों को पैसे देने का अंदाजा लगाया, ये सारे अंदाजे हैं। उसमें से इतने को रिटायर करके पैसे दे दिए और कैरी डाउन ये, और 100% IAS 12 में वही होगा। इसकी कैरिंग अमाउंट आएगी लेकिन टैक्स बेस 0 होगी, क्योंकि टैक्स वाले प्रोविजन को अकाउंटिंग वाले कहेंगे ये खर्चा है, टैक्स वाले कहेंगे नहीं जान दो यार, अब गए कितने हैं, रिटायर हुए। एग्जैक्ट उसी पैटर्न के ऊपर अकाउंट बनेगा। करंट टैक्स में इसको उल्टाकर, कल उठाया था ना बैडेड एक्सपेंस, और इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। चलें जी, पेज 206 छोड़ें, पर इस अकाउंट को ना बनाएं, हम सवाल शुरू करें बस। वर्किंग वन, एक तो आज रिलैक्स हो जाए, बिल्कुल कोई ऐसी चीज ही नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। करंट टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ओ सॉरी, ठीक है, पॉज करो। वर्किंग वन, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बोलें जी कितने, जरा जल्दी होने को, 80। भाई आ जाओ, आगे आ जाओ, चलो देख लो जैसे भी, आगे आ जाओ। ये हजरात बड़े खुले दिल के, बाकी भी हैं। प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी फॉर द ईयर कितनी है जी, 12। ये जो छोटे मोटे टी अकाउंट होते हैं ना, इनको इस तरह बना लिया करें, इधर ही साइड पे कहीं। अब करंट टैक्स के लिए आज को 15-20 लाइनें छोड़ दिया करें एहतियातन, कल जाके करंट टैक्स की वर्किंग परेशान हो गई थी, मेरी जगह हट पर। प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी, क्या लफ्ज लिखा हुआ है माय डियर, प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी फॉर द ईयर या प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी एज ऑन, फॉर द ईयर को भी इधर डालें, फॉर द ईयर बोले 12, फॉर द ईयर। लेकिन इसका नाम वैसे बेहतर है, लिख दीजिएगा, इस साल नौकरी करने की वजह से हमारा ख्याल है कि लोगों को कितने देने पड़ेंगे, हमें लोगों को एम्प्लॉयज को 12 और देने पड़ेंगे। डन, चलें जी आगे। अच्छा, इसको मैं करंट टैक्स में नहीं लेके जा रहा, अभी टी अकाउंट एक दफा पूरा बन जाएगा ना, तो एक ही दफा करंट और डेफर्ड में ले जाऊंगा, साथ साथ भी लेके जा सकते हैं, इससे छोड़े परे आप लोग। कैपिटल गेन एग्जाम्प्ट, कल भी थी एग्जाम्प्ट वैसे, लाल जी बोलें। इस पे गवर्नमेंट कभी भी टैक्स नहीं मांगेगी, टेम्परेरी डिफरेंस परमानेंट। एग्जेम्प्ट इनकम को माइनस क्यों करते हैं, प्रॉफिट्स में पड़ी होती है, आपने इधर आने पहली दूसरी रो में तो आ सकते हैं। एग्जेम्प्ट इनकम को माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि वो क्या हो चुकी होती है, ऐड हो चुकी होती है, इसलिए उसको माइनस कर दे। पहली 2-3-4 रो आगे आने तो आ सकते हैं, एंड पे जो बैठे हैं बिल्कुल। पेनल्टी टू सूबे की गवर्नमेंट, क्योंकि हमने एनवायरनमेंट के लॉस फॉलो नहीं किए। अच्छा, गवर्नमेंट की पेनल्टीज के साथ ना वो लिखा नहीं करेगा नॉट अलाउड, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट लिख लें ये नॉट अलाउड हुआ करेंगी। लिखें पूरा नॉट अलाउड एज डिडक्शन, गवर्नमेंट की पेनल्टीज के साथ लिखें नॉट अलाउड एज डिडक्शन। शायद जिन्होंने टैक्स पढ़ा उनको तो पता ही है। ये कप केक की मुझे किसी ने तस्वीर भेजी है, ये कश्ती केक नहीं होता था, अब नहीं मिलता, चलो ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, 1, क्या ये खर्चा माइनस करने की इजाजत है या नहीं है,
नहीं है, तो इसे क्या कर दें, ऐड कर दें। पेनाल्टी टू गवर्नमेंट 1, रेड मार्कर से लिख लेता हूं। ये टैक्स वाले कब माइनस करने देंगे, अगले साल करने देंगे ना, इस साल तक रहने देते हैं। इसका नाम क्या है, बोले डिडक्शन नॉट अलाउड। इसका नाम क्या है, अकाउंटिंग वालों ने पेनल्टी एक्सपेंस की क्या एंट्री की होगी, पेनल्टी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, पेनल्टी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। और टैक्स वालों ने पेनल्टी एक्सपेंस को रिकॉर्ड नहीं करने दिया, तो फिर एक्सपेंस माइनस हो चुका है, उसे ऐड बैक कर दो। आगे चलें। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज नेवर अवेलेबल, ऑल्सो अवेलेबल। ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी इज इतने, बताएं जी, ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ओपनिंग बैलेंस 5.28। असल में आसान सवाल हमने इसलिए रखा है, ये 1 साल है, 1 साल का सवाल है, कल 2 सालों का सवाल था। 2 बच्चों को हैंडल करना आ जाए तो एक बच्चे को तो बंदा हैंडल नहीं, 2 बच्चों को हैंडल करना आसान है, आपस में दोनों को खेल कूल में बंदा लगा देते हैं, एक को हैंडल करना अच्छा एक को मोबाइल पकड़ा दें। फिर सहाबा के नाम नहीं आते, उनको कार्टून कैरेक्टर्स के नाम ही आते हैं बस। ओके, डिटेल्स ऑफ ओन फिक्स्ड एसेट्स आर एज फॉलोज। माइंड में उनके बन रहा होता है ना कार्टूनों की एक जिंदगी। ग्रेचुटी का की, हाँ ग्रेचुटी का कितना है ओपनिंग, वेल डन, 7 चीजें पूरी करवाएं। ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी इज 15 मिलियन। चुके हैं जी, 2-3 बंदे आए, फिगर बड़ी है जरा, ओपनिंग बैलेंस बोलें 15 मिलियन। Provision for gratuity is a T count same as provision for doubtful debt, but वो contra asset account है और ये liability account है। जाने वालों को कितने पैसे देने थे हमने पिछले साल, लेकिन वो नहीं रिटायर हुए, कुछ लोगों को और भी इस साल पैसे देने हैं 12। अब टोटल कितने पैसे देने हैं 27 में से देखते हैं इस साल कितने दिए, वो तो अभी वक्त आने पे देखेंगे, तरतीब से चलें। ये क्या बना हुआ है, ये IAS 16 है ना, ओन फिक्स्ड एसेट, और ये IFRS 16 है, क्योंकि ये किसका डेटा है, लीज का। और वो IAS 16 है। टी काउंट बनाएं जी एसेट का, अकाउंटिंग वालों के मुताबिक टी काउंट बनाएं, टैक्स वालों के मुताबिक टी काउंट बनाएं। कुछ बोलें, कुछ बोलें। पता क्या होगा, इधर देखें, बोंगा पता क्या करेगा, इसको ओपनिंग में लिखेगा, इसको एडिशन में लिखेगा, इसको डेप्शन में माइनस करेगा, कैरी डाउन निकालेगा, कहेगा मैंने बड़ी मेहनत से अकाउंट बनाया, क्या कहेगा बना हुआ था। ये टी काउंट फॉर्म में बना हुआ है, स्टेटमेंट फॉर्म में बना हुआ है। टी काउंट में बनाना बहुत जरूरी है, बनाएं, लहजा भी नहीं समझते। अच्छा क्या अच्छा फायदा क्या होगा आपको टी काउंट में बना के, यानी पता चल जाएगा कि ये ओपनिंग ही था और ये एडिशन ही थी और ये फिर डेप्रिसिएशन थी। मेरे ख्याल से तो एक आसान काम ना करें कि अकाउंटिंग वालों की डेप्शन उल्टा देते हैं और टैक्स वालों की डेप्शन माइनस कर देते हैं। ये टी काउंट किस फॉर्म में बना हुआ है, स्टेटमेंट फॉर्म में, और इसको कैरिंग अमाउंट में ले जाते हैं और इसको टैक्स बेस। ये कर लें या टी काउंट बना के तरह तसल्ली कर लें कि टी काउंट यही बनेगा या कुछ और बनेगा।
तो लिख लें टी अकाउंट स्टेटमेंट फॉर्म में उसने दिए हुए हैं, टी अकाउंट उसने स्टेटमेंट फॉर्म में दिए हुए हैं। ओके बताएं अकाउंटिंग डेफिशिएंट कितनी है? अच्छा इधर उल्टाई उल्टी हुई नहीं, बस ये अकाउंटिंग वाला डेफिशिएंट इसने माइनस की हुई है। आप कहते हैं तो मैं फिर भी टी अकाउंट बना के दिखा देता हूं, पहले मैं दिखाता था तो बच्चे फिर लगे रहो। ओपनिंग प्लस एडिशन माइनस डेफिशिएंट इज इक्वल टू कैरी डाउन। ओपनिंग प्लस एडिशन माइनस डेफिशिएंट इज इक्वल टू एडिशन, दोनों की बराबर है 5.3 5.3, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बताएं पहली क्लास में क्या किया था? पहली क्लास में जो एप्रिकॉट वाली परसों वाली क्लास थी, अकाउंटिंग डेफिशिएंट उल्टा के टैक्स डेफिशिएंट माइनस कर दी थी, और ये कैरिंग अमाउंट है और ये किनकी बीवी है? टैक्स वालों की बीवी है। ये 300 किलो की है और ये 238 किलो। नहीं मैं कहना चाह रहा था कि अकाउंटिंग डेफिशिएंट उल्टा देते हैं। बीवी ना बोला करें, कुछ और बोल दिया करें। मुझे नेक शरीके हयात मिले, खुद भी नेक बन, अच्छा नेक पारसा वो बिल्कुल ऐसे। अच्छा जी आगे चलें, कैरी डाउन बताएं जी। 300.3 ये किसका है? अकाउंटिंग वालों का। और टैक्स वालों का? ये इनकी ओपनिंग बीवी क्यों मुख्तलिफ थी? यानी साल के शुरू में दोनों की बीवियां मुख्तलिफ थी। इसकी क्या वजह थी? कि पिछले सालों से डेप्रिसिएशन कुछ और होगी और ये बिजनेस पता नहीं कितने सालों से चल रहा है, तो इसलिए कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस लिख लें। उसके लिए हम कौन सी वर्किंग खोलते होते हैं? वर्किंग नंबर नहीं मैंने कि यहाँ वर्किंग से कोई नंबर नहीं है प्रीसेट, लेकिन तरतीब मैंने कल आपको लिखवा दी थी। करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट एज ऑन, टी काउंट और उसके बाद जनरल एंट्री, ये तरतीब थी। तो करंट टैक्स की वर्किंग खुल गई है। अब किसकी वर्किंग खोलें? डेफर्ड टैक्स की। वर्किंग का नंबर बताएं। 4। वो आज टी काउंट पहले खुल चुका हुआ है क्योंकि उसका डेटा अवेलेबल था। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट भी लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल चले खैर है, भाई का कैलकुलेटर गिर गया इसलिए हम फिर एज ऑन 31/12/15 कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस। ये ना ये एब्रीविएशन यूज करते हैं शुरू से ही। मैं जाऊंगा जाके आपकी वेबसाइट पे ना 1-2 पास पेपर के सोल्यूशन डाउनलोड करूंगा, फिर सोल्यूशन डाउनलोड करके ना मैं देखूंगा कि आई कैप क्या करता है। टैक्स एट द रेट ऑफ 32%। पता नहीं आज ये होमवर्क भी देते हैं या नहीं। 2 दिन से तो ऐसे उदासी छाई होती है, क्लास और वाला सवाल करके लेट जाओ, फिर छत को देखते रहो। पंखा भी नहीं चल रहा होता आजकल तो। पंखे साफ कर लिए या वही साफ कल किए? मतलब सही तरह सोफिस्टिकेटेड रहा करें, गंद में जाके साफ साफ किया करा पंखे। अच्छा डन हो गया यहां तक। कैरिंग अमाउंट बताएं कितनी है? 300.3 और टैक्स बेस पापा अकाउंटिंग वाले फ्यूचर में कितना डेप्रिसिएट करेंगे? 300 और टैक्स वाले 238.8। अकाउंटिंग वाला का डेप्रिसिएशन उल्टाएंगे और टैक्स वाला डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। इससे टैक्सेबल प्रॉफिट बढ़ जाएंगे और ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। अब तो ये फिक्रा ख्वाब में आने लग गया आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन अभी छोड़ें, टीटीडी एंड पे भी निकाल सकते हैं, कोई मसला नहीं। ओह सवाल मुक गया, फिर की करना है सीधा आज, चलें बहुत सवाल हैं। और पॉइंट नंबर 3, ऑन 1 जनवरी 15
Amakin costing 120 was acquired on lease. Was acquired on lease. तो हमारा किसका सवाल है? लेसी का। तो मशीन की कॉस्ट छोड़ें, कॉस्ट या फेयर वैल्यू को इग्नोर करें, तो हमने तो बस पीवी लेनी होती है। सम ऑफ द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इज एज फॉलोज। शुक्र है ऑल ऑफ द रेलेवेंट नहीं दे रही, सम ऑफ द रेलेवेंट। लीज टर्म 5 साल, यूजफुल लाइफ 6 साल। तो फाइनेंस या ऑपरेटिंग? जूते मारे बंदा, एक्वायर्ड ऑन लीज, लेसी का सवाल है, चढ़ा हुआ है फाइनेंस लीज दिमाग के ऊपर। लेसी के सवाल में नहीं देखना होता फाइनेंस या ऑपरेटिंग है। लीज टर्म वाज 5 years एंड यूजफुल लाइफ है 6 year। ना लो वैल्यू है ना शॉर्ट टर्म लीज है। एनुअल रेंटल्स आर 30 पेएबल इन। इंटरेस्ट रेट छुपा हुआ इन द लीज इज 12.59%। वर्किंग नंबर 5। हट जा पर हट जा, लीज आ गई IAS 12 में, पता नहीं क्या करने लगे हैं। हाँ अच्छा वही करने लगे हैं, मैं परेशान हो गया। चल रिलैक्स हो जा, टेक लगा, कोई टेंशन नहीं। पता नहीं क्या देख रहे होते हैं, बोल भी नहीं रहे होते हैं। 30 कितनी दफा? 5 दफा। प्यास से बोला करें मकसद, प्यास से बोला करें, प्यार से बोला करें। अच्छा 30 प्लस ये डिस्काउंटिंग का मसला अटेम्प्ट से 2-3 दिन पहले ही हल होना है आपका, मुझे लगता है। इसकी टेंशन नहीं लेते अब हम। इज इक्वल टू 120। भाई इसी में बना दें, कोई नहीं, खैर है, जान दें। वर्किंग अगली क्या बनानी, 6 क्या बनानी? रशीद को कहें, रशीद आज मैं तीनों समोसा खिलाना। ट्रायंगुलर फिल्ड विद आलू, फिल्ड विद चिकन। आलू खाया करें, मोटे मोटे रहें। यकम जनवरी 15। क्या वो कहते हैं, फ्राइज खाते हुए एक चिप्स खाने के बाद पता नहीं कितनी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, फिर जाके कहीं अच्छा बैलेंस 120। कॉलेज के बाहर से भी मिल रहे होते हैं चिप्स 120। देख इन्होंने कोई चीज नहीं काटी हुई, मेरा भी कभी सोल्यूशन ऐसा हो। मेरी गल नहीं सुननी, अपनी फिक्र काट के बैठे। आप बता दें अकाउंटिंग वाले P&L में क्या ले, वो साथ ही निकाल दें। वर्किंग 5.1 डेप्रिसिएशन निकाल लें, डेप्रिसिएशन निकाल लीजिएगा साथ ही। वो फिर करंट टैक्स की वर्किंग में जाके निकालनी पड़ती है, वहां निकाल लीजिएगा, करंट टैक्स की वर्किंग में जाके निकाल लीजिएगा। यही निकाल लें डेप्रिसिएशन। पीवी बोले ना 120, लाइफ डेप्रिसिएशन कहीं साइड पे निकाल लीजिएगा ताकि यूज हो जाए। अब हाथ खड़ा करके बताएं, थोड़ी देर पहले हमने क्या सीखा था, यानी कि थोड़े दिन पहले हमने क्या सीखा था कि लेसी क्या लेके जाता है P&L में। आज हम पार्ट बी में इसको रिवाइज करेंगे, लेसी P&L में क्या लेके जाता है। अच्छा लेसी क्या लेके जाता है P&L में? इंटरेस्ट पे लेक्चर 1 में इंटरेस्ट एक्सपेंस और डेप्री, और बैलेंस शीट में क्या लेके जाता है? राइट ऑफ यूज, लीज लायबिलिटी 2 दफा, करंट नॉन करंट और इंटरेस्ट पेएबल, क्योंकि एडवांस का सवाल है। डन। तो ऐसा करें कि आप पहले जरा मुझे बताएं लेसी बैलेंस शीट में क्या लेके जाता है? ROU, लीज लायबिलिटी, करंट और नॉन करंट अलग अलग, लेकिन यहां हम नहीं करेंगे। करंट और नॉन करंट हम अलग अलग नहीं करेंगे। यहां हम वो एब्रीविएशन में वैसे ही लिखना पसंद नहीं करा, इसलिए लिख रहा हूं। LL भी ठीक था। यहां हम करंट नॉन करंट अलग अलग नहीं करेंगे। लीज लायबिलिटी और इंटरेस्ट
पेएबल। ये कौन लेके जाता है? लेसी। ओन्ड एसेट की बैलेंस शीट में क्या नजर आता है? सिर्फ। और लीज एसेट की बैलेंस शीट में क्या नजर आता है? आरओयू, एलएल का करंट और नॉन करंट, और इंटरेस्ट पेएबल। ये तो बैलेंस शीट में बना लें आप, ये तीन चीजें जाती हैं। अभी फिगर्स ना लिखें, इनकी कैरिंग अमाउंट्स आपने अभी मुझे बतानी है। अगर आप लोगों ने लेक्चर दूसरा या तीसरा लिया था, चौथा, जिससे हमने एडवांस का सवाल किया था पहला, लीज का, ये तो बैलेंस शीट होगी ना। आप पी एंड एल में ये मत बताएं क्या लेके गया होगा, ये बताएं क्या उल्टाना है। एक ही बात है, एक ही बात है। क्या लेके गया होगा पी एंड एल में? इंटरेस्ट और डेप्री। मैंने आप लोगों को परसों बताया था, टैक्स वाले कहते हैं इंटरेस्ट और डेप्शन की जगह क्या माइनस कर लो? जो इस साल पे किया, जो इस साल। आप बताएं कि पी एंड एल में अकाउंटिंग वाले क्या लेके गए होंगे? फिंगर थंब अप्रोच। 2015 का इंटरेस्ट लेके गए होंगे। कितने? शोल्डर 11.3। पी एंड एल में अकाउंटिंग वाले कितना लेके गए होंगे? 11.3 और 24। इसको उल्टा दें, फिर उसके बाद देखते हैं क्या माइनस करना। तो करंट टैक्स की वर्किंग बड़ी आसान है। वैसे जिन लोगों ने टैक्स पढ़ा हुआ ना, उनको ये बात रट्टा लगवाई थी टैक्स में कि इंटरेस्ट और डेप्शन उल्टा के रेंटल माइनस कर दिया करें। इंटरेस्ट एक्सपेंस वर्किंग नंबर 5। वैसे ना लिखा करें, उसको क्या करें? ढूंढ 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 कहां से आई है? जा जरा। डेप्रिसिएशन राइट ऑफ यूज वर्किंग 5.1। मैंने कहा 5.1 की जरूरत नहीं, आप यहां भी डेप्शन निकाल लीजिएगा। जी बोलें। 11.24। चलो भाई। हाँ जी। नहीं नहीं, अभी तो मैं अकाउंटिंग टैक्स इंटरेस्ट उल्टाया है, रेंटल माइनस करते हैं अभी। टैक्स वाले कहते हैं बताओ 15 में रेंट कितना पे किया। देखें टैक्स वाले क्या कहते हैं, इधर देखें, इधर देखें, इधर देखें, इधर देखें। टैक्स वाले क्या कहते हैं? टैक्स वाले कहते हैं छोड़ो यार इन चक्करों, छोड़ो इसको, बड़ी मेहनत से किया हमने, छोड़। पीवी कड्डी थी, छाड़ पीवी नू 2015 में छाड़। टैक्स वाले कहते हैं बताओ 2015 में क्या माइनस किया। हमने कहा इसको ना मिटाई, इसको ना मिटाई, इसको ना मिटाई, इसको ना। आप बताएं 2015 में कितना रेंट पे हुआ है? 30। साल के शुरू में हो गए, देखें जिंदगी कितनी 2015 में कितना रेंट पे हुआ है? 30। टैक्स वाले कहेंगे ये माइनस कर लो। हमने कहा जैसी पागल थी, जैसे आपस वेरदे लगे थी, ओ पागल सी तुसी। टैक्स वाले कहते हैं इसकी जगह क्या माइनस कर लो? 30। कर लो, कर लो। इसमें आपने कैश अकाउंटिंग फॉलो करनी है, यानी जितना कैश इस साल पे हुआ, चाहे साल के शुरू में हुआ हो 30 पे, चाहे साल के आखिर में, बस 30 पे हुआ है। एग्जैक्ट हमारे साल में देखना है पे कितना हुआ है, जिससे कैश अकाउंटिंग कहते हैं। रेंटल पेड कितना है हमारे साल? रेंटल पेड बोलें, इसको माइनस कर दें। अगर रेंट फ्री पीरियड है तो बिल्कुल माइनस ना करें, जिस साल में रेंटल पे होगा उसमें ही माइनस करेंगे। रेंट फ्री पीरियड हो तो कुछ माइनस नहीं किया करेंगे। और कई दफा ऐसा होता है कि लीज शुरू होती है 1 अप्रैल को और पहली पेमेंट होती है 31 मार्च को, और ईयर एंड होता है दिसंबर, तो कुछ भी माइनस नहीं किया करेंगे। बस जितना रेंट पेड है वो माइनस करना है, और अगर पेड नहीं है तो फिर कभी माइनस कर लेंगे जब कभी पे करेंगे। डन? अंडू कर दें।
रशीद का हाथ पकड़े, हाथ पकड़े, उसे एक डायलॉग बोलें। बहर अगर कब्र के अंदर कुछ गुनाह लेके चले गए जिस पे तौबा ना की तो अंडू नहीं हो सकेगा। पकड़े जरा उसका हाथ, समझाएं उसको। अच्छा, दूसरे को ना कहा करें समझ लगी, निशाना अपने दिल को बनाया करें। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि इस डेटे से बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या जाना है। इसमें बिल्कुल कोई परेशानी वाली बात नहीं। ROU में जाएगा, वर्किंग 3 की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि IDC कोई नहीं थी। ROU 120 कॉस्ट आ गई माइनस डेप्रीसिएशन। ये बैलेंस शीट अभी हमें सादा सी बनानी आती है, बैलेंस शीट में तो कोई मसला ही नहीं। 120 माइनस, बैलेंस शीट में इसलिए कोई मसला नहीं कि कुछ उल्टाना नहीं होता, जस्ट शो करना होता है। करंट टैक्स में थोड़ा चीजें सोचनी पड़ती हैं क्योंकि उल्टा के माइनस करनी होती हैं। बैलेंस शीट में सोचना नहीं पड़ता क्योंकि चीजें सिर्फ शो करनी होती हैं, चीजें सिर्फ शो करनी होती हैं। शो करें 96। लीज लायबिलिटी में हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें और करंट और नॉन करंट को अलग अलग शो करने की बजाय बैलेंस शीट में लीज लायबिलिटी मालूम करने के लिए हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। करंट 18 पॉइंट, नॉन करंट, इन दोनों को जमा करें। करंट नॉन करंट को जमा कर दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लायबिलिटी बस मालूम करनी है। करंट, नॉन करंट, टोटल। तो ये तो बैलेंस शीट आज पार्ट बी में भी लेसी की हम बनाएंगे। हाँ जी, क्या हुआ? बोल के चुप कर जाते हैं आप लोग। आगे चलें। पॉज करो। अच्छा जी, अब बताएं इंटरेस्ट पेएबल कितना है। इंटरेस्ट पेएबल हमारा ईयर एंड क्या है? 31 दिसंबर 15। कितना का इंटरेस्ट पेएबल होगा? पूरा का पूरा ही, पूरा का पूरा। कितना? तो अच्छा हो गया, लेसी की बैलेंस शीट रिवाइज होगी एडवांस के सवालों की। कितनी फिक्र है इनको रिवीजन की, हमने कभी लिफ्ट नहीं कराई रिवीजन को। हम जब 70-80 लेक्चर हो जाते हैं ना, फिर सर शुरू से कैसे शुरू कर सकते सर कोई 2-3 ऐसे सवाल बता दें। और 2-3 कहां से बंदा निकाल को, 2-3 ऐसे सवाल बता दें जो बोला डन। अच्छा, धमाका। अच्छा भाई, लेसी के केस में ये टैक्स बेस सारी जीरो होंगी क्योंकि टैक्स वाले लीज को नहीं मानते। अभी इसकी आपको वजह भी बताता हूं। टैक्स बेस जीरो लिख लें, ये मजे ही मजे, ये बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है। इधर टैक्स बेस सारी जीरो। आंडा आंडा आंडा, गरम आंडे, ठंडा केक। अच्छा जी, हो गया। तो लिखें, बैठ जाए, बैठ जाए। लेसी के सवाल में अभी कौन सी फिगर कैलकुलेट कर रहे हैं? कौन सी फिगर कैलकुलेट? लेसी के सवाल में ROU, LL और इंटरेस्ट पेएबल की टैक्स बेस हमेशा जीरो होगी। इसकी वजह अभी मैं आपको बताता हूं। लेसी के सवाल में ROU, LL और इंटरेस्ट पेएबल की टैक्स बेस हमेशा जीरो होगी। पॉज करो। बच्चों की रेल पेल होनी चाहिए घर में, माशाल्लाह। अच्छा, अब मुझे बताएं कि पता नहीं कोई कद्दू का बच्चे बाहर गए होंगे। प्रोविजन का अकाउंट पहले पूरा कर लेते हैं, फिर इनकी वजूहात भी लिख लेंगे।
आ जाए इधर जी भाई। प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी अकाउंट, पेमेंट्स बताएं, मैं देख लेता हूं। 10 लग रही है मुझे। प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी में पेमेंट्स कितनी हुई? टन। प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी में पेमेंट्स कितनी हुई? टन। कितने पैसे देने थे पिछले साल रिटायरिंग लोगों को? 15। और इस साल कितने और देने हैं? 12। इसमें से कितने दे दिए, कितने फिर कभी? इसको बैलेंसिंग निकालना। अब आप लोग बहुत रिलैक्स हो जाएं, कल वाला काम कर दें। अंदाजा होता है ये असल में कि शायद इतने देने हैं, दिए कितने? इसको उल्टा कर वो माइनस कर दें, इसको उल्टा कर वो माइनस कर दें। आसान सा काम, चलें उल्टाएं। ग्रेचुटी एक्सपेंस, कल यहां क्या लिखा था? बैड डेट एक्सपेंस। इसको ग्रेचुटी फॉर द ईयर भी कहते हैं जी। 12। और ग्रेचुटी पेड 10। जी टोटल जो भी निकला है उस पर टैक्स निकाल लें। एनी क्वेश्चन? चलें फिर टोटल 53.3 टैक्सेबल प्रॉफिट। टैक्स को पुराने साल का लॉस, जरा याद करते रहा करें ये चीजें। को पुराने साल का लॉस नहीं। टैक्स एट द रेट ऑफ 32%, 70.1। बस आपकी एब्सेंस में हमने ग्रेचुटी का अकाउंट पूरा किया। हाँ ठीक है, रूममेट ही खराब करते हैं। 2 चाबियां बनवा लो ना। तो ग्रेचुटी एक्सपेंस डेबिट, ग्रेचुटी पेमेंट क्रेडिट, उससे ताला तोड़ लिया करें, मतलब ये दूसरे को डिस्टर्ब ना किया करें। अब मुझे बताएं ईयर एंड के ऊपर अकाउंटिंग वालों की नजर में प्रोविजन का कैरी डाउन कितना है? ईयर एंड पर अकाउंटिंग वालों की नजर में प्रोविजन का कैरी डाउन कितना है? 17। और प्रोविजन को टैक्स वाले नहीं मानते। आज डेफर टैक्स की वर्किंग तुम बड़ी हरी भरी लगी। हाँ 2-2, 3-3 चीजें करके तुम थक गए थे। मैंने कहा जरा फुल फ्लैज खुल खिला के खेलें आज। प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी बहुत 17 लिखें। प्रोविजंस को टैक्स वाले नहीं मानते, अंदाजों को, इसलिए टैक्स बेस क्या होगी? 0।
ये सारा जो है ना एक डंकी वर्क हुआ करेगा फॉर्मेट पे फिगर्स को डालना। आप थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करनी है, उसके भी शॉर्टकट मैंने आपको कहा था 1-2 दिनों बाद बता दूंगा। अगर कभी पेपर में टाइम ना हो अकल इस्तेमाल करने का तो थोड़ी सी शॉर्टकट भी चल जाएंगे। लेकिन इसका अब तरीका यह है कि फ्यूचर को सोचना है आपने। आप लोगों ने अब कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस को देखने, फ्यूचर को सोचना है। अब एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो मेन IAS 12 का कॉन्सेप्ट है वो, बाकी सारे तो ये फॉर्मेट में चीजें डाली हैं कि ये TTDs हैं या DTDs हैं, ये सारा चैलेंज है। वैसे ICAP TTD DTD नहीं लिखता, ICAP यहाँ ऊपर लिख देते हैं टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। तो टैक्सेबल के लिए प्लस का साइन, डिडक्टेबल के लिए नेगेटिव का साइन। लेकिन उसकी कोई अभी फिलहाल हमारे लिए कोई तुक नहीं बनती, तो वो तो आगे की चीज़ है, शॉर्टकट उसको छोड़ें। फिलहाल हर डिफरेंस के साथ उसकी नेचर लिखेंगे हम। एक एक डिफरेंस को आइडेंटिफाई करना शुरू करते हैं। पहले लीज की डिस्कशन कर लेते हैं कि लीज में डिफरेंस की डिस्कशन नहीं, कि लीज की टैक्स बेस 0 क्यों थी। ये बाई के आने का इंतजार हम कर रहे थे। लीज में टैक्स बेस 0 क्यों थी, लीज के अंदर टैक्स बेस 0 क्यों होती है इन चीजों की, ये एक बड़ी ही फ्रूटलेस डिस्कशन है ऐसा लफ्ज कोई फ्रूटलेस डिस्कशन नहीं, पता नहीं, मुझे लग नहीं रहा ऐसा लफ्ज कोई फ्रूटलेस, यूजलेस। ये एक यूजलेस डिस्कशन है कि लीज में टैक्स बेस क्यों 0 है। अगर ये यूजलेस डिस्कशन करनी है तो आज कर लेते हैं, लेकिन उसका फायदा फिर भी कोई नहीं होना। डिस्कशन आसान सी है इसलिए कोई करने में मसला नहीं। ROU डेबिट LL क्रेडिट पहली एंट्री कितने से, अच्छा मैं देख लेता हूं 120 से, 120 से, डेट्स नहीं डाल रहा मैं। अगली एंट्री LL कितने से 30, और आखिरी 2 एंट्रीज हमारी होती हैं आपको पता है, वो तो मशहूर जमाना है, इंटरेस्ट डेबिट इंटरेस्ट और डिप्शन डेबिट अकाउंट डिप्शन। इंटरेस्ट कितना 11.3 और डिप्शन 24। नाउ दिस इज चिटी, दिस इज चिटी, मतलब ये क्या है IFRS वर्सेस टैक्स। टैक्स वाले कहते हैं एंट्री है रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, कितना 30। पहली क्लास में हमने PP ओन्ड बनाया था अकाउंटिंग वालों के मुताबिक और टैक्स वालों के मुताबिक। आज मैं आपको लीज करके दे रहा हूं अकाउंटिंग वालों के मुताबिक और टैक्स वालों के मुताबिक। ये करना नहीं पेपर में आप लोगों ने, ऐसे टाइम जाया होगा, अभी भी नोट नहीं करना। अकाउंटिंग वालों के मुताबिक कितनी एंट्रीज हुई 4। टैक्स अथॉरिटीज से दैट ओनली लीज रेंटल इज अलाउड एज एन एक्सपेंस। अब उससे बता दें उन एंट्री से P&L में क्या क्या गया, इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन उल्टाकर रेंट माइनस कर दें। ये लॉजिक समझ आ गई करंट टैक्स में? करंट टैक्स की ये लॉजिक है। टैक्स वाले असल में एंट्रीज करते हैं, ये ना टैक्स वाले एंट्रीज नहीं करते, लेकिन वो समझने के लिए, मतलब टैक्स अथॉरिटीज एंट्रीज नहीं करती, हम अकाउंटिंग में कभी कभी अपने समझने के लिए टैक्स वालों की एंट्री करके देख लेते हैं। तो बोले हमने करंट टैक्स में क्या याद किया हुआ है बचपन से, अकाउंटिंग डिप्शन इंटरेस्ट उल्टाकर रेंट माइनस कर दो। नेक्स्ट, इस डेटे से बताएं बैलेंस शीट में क्या जाएगा, ROU, लीज लायबिलिटी और इंटरेस्ट पेएबल। इससे बताएं बैलेंस शीट में क्या जाएगा, जरा देखें। कुछ भी नहीं। ये लॉजिक है टैक्स बेस 0 होने की। टैक्स वाले बैलेंस शीट में ROU टैक्स वालों ने एंट्री में किया ROU डेबिट, तो टैक्स बेस कोई बला नहीं है। मतलब टैक्स वालों की बैलेंस शीट में क्या जाने वो टैक्स बेस होती है। क्या जाने टैक्स वालों की बैलेंस शीट में, जीरो। तो ये वजह है टैक्स बेस 0 है, लेकिन ये वजह लिखने की जरूरत नहीं। तो मैंने आपको आसान सी बात लिखवा दी है कि लेसी की ROU LL और इंटरेस्ट पेएबल की टैक्स बेस हमेशा, क्योंकि टैक्स वाले क्या एंट्री करते हैं, रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। इस वजह से उनकी बैलेंस शीट नहीं बनती।
इसको कहते हैं ऑफ बैलेंस शीट। टैक्स वाले बैलेंस शीट वाली लीज को नहीं मानते, टैक्स वाले कहते हैं बैलेंस शीट पे इस लीज को ना लाओ, छोड़ो परे। डन। तो चलें, इट वाज अ यूजलेस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज से हमारा कोई मसल भी स्ट्रांग नहीं हुआ जी। नहीं, टैक्स वाले डेप्शन कहां से करेंगे? डेप्शन तो तब करेंगे ना जब उसको एसेट माने। वो कह रहे हैं आप किराया पे कर रहे हैं। असल में देखिए, मैंने पहली क्लास में एक चीज साबित करवाई थी। मैंने आपको एक सवाल कराया था 4 सालों का, उसके 3 सालों का, उस 3 सालों का इंटरेस्ट और डेप्शन जमा किया था और उधर से 3 सालों का रेंट जमा किया था, और मैंने कहा था वो ये लोग रेंट के नाम से खर्चा रिकॉर्ड कर रहे हैं और वो लोग इंटरेस्ट। और वैसे ही वो टाइम जाया करने के लिए एक सवाल करवाया था, ये जो आपको करवाया था, ये कहां करवाया था, इससे अगले सफे पे करवाया था शायद। हाँ, ये टाइम जाया करने के लिए कि 3 सालों में इन्होंने क्या रिकॉर्ड किया, इंटरेस्ट और 3 सालों में इन्होंने क्या रिकॉर्ड किया, रेंट। तो आपने, आपका सवाल है टैक्स वाले डेप्शन को नहीं मानते? नहीं मानते। डेप्शन तो वरना माइनस करते टैक्स वालों की। टैक्स वाले लीज को कहते हैं ये रेंट एग्रीमेंट है, जिसको आप इज नॉट अ लीज भी कह देते होते थे। तो टैक्स वाले इसको लीज ही नहीं मानते, लीज को कुछ मानते नहीं, कहते हैं ये किराए का एग्रीमेंट है। टैक्स वाले सान अकाउंटिंग पसंद कर रहे हैं कि जो कैश पे हुआ उसको किस में डाल दो, खर्चे में डाल दो। ओके, बताएं जी 300.3 के बारे में कुछ। बोरिंग काम शुरू करें दोबारा। अकाउंटिंग वाले फ्यूचर में 300 को डेप्री, ये ओन्ड एसेट है ना, ये तो रिवाइज किए हुए हैं। और टैक्स वाले फ्यूचर में, जब टैक्स वाले फ्यूचर में 238 को डेप्शिएट करेंगे तो अकाउंटिंग वालों के डेप्शन टैक्स वालों के डेप्शन से ज्यादा होगी। फ्यूचर का मतलब होता है अगले सारे साल। तो इसकी वजह से अकाउंटिंग डेप्शन फ्यूचर में करंट टैक्स की वर्किंग में उल्टा कर फ्यूचर में टैक्स डेप्रिसिएशन, इसकी वजह से फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट बढ़ेंगे, इसलिए इसका नाम टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस जी। 61.5 टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। अच्छा, आजकल 90% सवालों में ना आई कैप कह रहा है कि हर एक का टैक्स अलग अलग निकालो। उसने रिक्वायरमेंट में डाला होता है ईच टैक्सेबल डिफरेंस का टैक्स अलग अलग निकालो। लेकिन एक शॉर्टकट तरीका, और वो भी कभी हम यूज कर सकते हैं अगर उसने ईच का लफ्ज ने लिखा, वो शॉर्टकट तरीका ये है कि हम जो है ना ईच की बजाय हम टीटीडीज डीटीडीज को जमा कर लें और फिर एंड पे देख लें कि टीटीडीज ज्यादा है या डीटीडीज ज्यादा है, और एक ही दफा रेट लगा दें। आज हम वो काम करेंगे। तो बस ये देख लें कि टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है ये जो अकाउंट, ठीक है मैं देखता हूं, अकाउंटिंग और टैक्स वालों के दरमियान जो इख्तलाफ आया है, वो इख्तलाफ आने की वजह से हमें फ्यूचर में क्या देना पड़ेगा, टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। अब आरओयू के बारे में साथ वाले को बता दें, ये भी एसेट ही है। आरओयू के बारे में साथ वाले को बता दें। आरओयू के बारे में क्या बताया आपने साथ वाले को? फ्यूचर में अकाउंटिंग वाले 96 डेप्शिएट करेंगे और फ्यूचर में टैक्स वाले कितना डेप्शिएट करेंगे, 0। तो इस वजह से फ्यूचर में अकाउंटिंग वालों की उनके डेप्शन ही नहीं करें, क्या करें, इससे तो आसान हो गया। तो फ्यूचर में अकाउंटिंग वालों के डेप्शन बताए ना जल्दी, फ्यूचर में अकाउंटिंग वालों की डेप्शन ज्यादा होगी, तो ज्यादा होने की वजह से उसको उल्टाएंगे, उल्टाने के बाद माइनस क्या करेंगे, 0। नहीं,
मैं एक एक करके चीजों को लेके चल रहा हूं, एक एक करके चीजों को लेके चल रहा हूं। फ्यूचर में अकाउंटिंग वाले कितना डेप्सिट करेंगे, और फ्यूचर में टैक्स वाले, तो फ्यूचर में अकाउंटिंग वाला का डेप्शन कि टैक्स वाला का डेप्शन माइनस करेंगे कितनी, इससे बोले साथ, इससे टैक्सेबल प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, उससे ज्यादा टैक्स। इसका कल रूल भी याद कर लेंगे, जब भी कभी एसेट की कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस से ज्यादा होती है तो हमेशा टीटी बी आता है। जी बोले 96। आगे चलें। ये दो लाइबिलिटीज हैं, इनको जरा आज देख लें, बस आज की क्लास से पर यही चीज को लेके जानी है, बाकी सारी चीजें तो रिवीजन ही थी। ये दो बातें जरा सुन लें, क्योंकि प्रोविजनल ग्रेच्युटी अकाउंट नया था लेकिन वो 100% प्रोविजन फॉर बैड डेट जैसा था। लीज लायबिलिटी और इंटरेस्ट पेएबल लायबिलिटीज हैं, ये जब भी कभी पे होंगी तो टैक्स वाले इनको डिडक्ट करने देंगे। यस और नो बोल दें। लेकिन वो असल में रेंट के नाम से रिडक्ट करने देंगे, वो रेंट के नाम से रिडक्ट करने देंगे। वो किस नाम से रिडक्ट करने देंगे, वो जिस मर्जी नाम से रिडक्ट करने दें, हमें क्या है, लायबिलिटी जिंदगी में कभी ना कभी क्या होगी, और इंटरेस्ट पेएबल जिंदगी में कभी ना कभी क्या होगा। जब लायबिलिटी या इंटरेस्ट पे होगा, पे होके पड़ा किस में होगा, इंस्टॉलमेंट में, और वो लोग सिर्फ किसको माइनस करेंगे, तो इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल इंटरेस्ट पे ही होना है। तो सादा सी बात है, बस अभी लिखवा देता हूं आपको कि लीज लायबिलिटी और इंटरेस्ट पेएबल फ्यूचर में क्या होंगे, पे होंगे, क्योंकि वो इंस्टॉलमेंट में कहीं ना कहीं पड़े होते हैं। जब वो पे होंगे तो इंस्टॉलमेंट माइनस करने की इजाजत है। तो क्या मैं कह सकता हूं लीज लायबिलिटी विल बी डिडक्टेड इन फ्यूचर। लीज लायबिलिटी क्या होगी, फ्यूचर में डिडक्ट होगी। डन। वो सादा सी बात है ना, लिख लें। लीज लायबिलिटी और इंटरेस्ट पेएबल फ्यूचर में क्या होंगे, लायबिलिटीज फ्यूचर में क्या होती हैं, पे। लीज लायबिलिटी और इंटरेस्ट पेएबल फ्यूचर में पे होंगे। लीज लायबिलिटी और इंटरेस्ट पेएबल फ्यूचर में क्या होंगे, पे होंगे। इसकी वजह से बोले ना, इसकी वजह से फ्यूचर में करंट टैक्स में ये माइनस होंगे, इसलिए फ्यूचर में करंट टैक्स की वर्किंग में ये माइनस होंगे। तो इनका आज नाम रखना है डिडक्टेबल इन फ्यूचर। इनका आज नाम रखना है डिडक्टेबल इन फ्यूचर। अच्छा, लंबी चौड़ी बात करने की जरूरत नहीं, सादा सी बात मैं आपसे करता हूं। ये कम जनवरी 17, ये कम जनवरी 18, कितने, 4 रेंट है ना, 5 रेंट है। इधर देखें सारे, लीज लायबिलिटी कितनी आ रही है 90, और इंटरेस्ट पेएबल कितना आ रहा है 11.3। अब इसमें कोई क्लास के बाद आके बच्चे बहस करते हैं, ये बताएं ये कैसे पे हो रहे हैं, ये इंस्टॉलमेंट में कैसे पड़े हुए हैं। अजीब सी इस तरह की डिस्कशन नहीं करनी आप लोगों ने। मुझे बताएं इंटरेस्ट पेएबल कितना है 11.3। क्या ये इंस्टॉलमेंट में पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है। ये अगले साल पे होने 30, जब अगले साल पे होने 30 में 11.3 पड़ा होगा तो वो
पे हो जाएगा, तो पे होके पूरा 30 माइनस हो जाएगा। जब पूरा 30 माइनस हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये पेएबल जी, मतलब मैं कह रहा हूं कि पेएबल फ्यूचर में क्या होते हैं, पे होने की वजह से टैक्स वाले उनको माइनस करने देते हैं। किस नाम से? इंस्टॉलमेंट के नाम से। तो इसका मतलब इट इज डिडक्टेबल इन फ्यूचर इन द नेम ऑफ इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट के नाम से फ्यूचर में पे हो जाएंगे। और क्या पढ़ा हुआ है इसमें, और क्या पढ़ा हुआ है बैलेंस शीट में, जिसके साथ मैं आपको जबरदस्ती डिडक्टेबल लिखवा रहा हूं? 90। और क्या पढ़ा हुआ है? 90। ये दरमियान में इंटरेस्ट होता है, इधर प्रिंसिपल होता है। 90 ने भी फ्यूचर में क्या होने, पे होने। अब ये 90 मुझे नहीं पता कितना इस 30 में पे होने, कितना इस 30 में पे होने, कितना इस 30 में पे होने। अगर किसी को ज्यादा मसला है तो वो 90 में से देख ले कि 18.7 इस 30 में पे होने, और 90 में से थोड़ा सा कोई इधर से इधर पे हो जाएगा। तो फ्यूचर में कभी ना कभी तो पे होगा। तो क्लास के बाद बिला वजह आके बहसें करने की जरूरत नहीं है कि ये 90 और 11.3 मुझे बताएं फ्यूचर में पे होके कैसे डिडक्ट होगा। ये क्या बहस है? बहस है ही नहीं। 11.3 यहां पे होके डिडक्ट होगा, और 90 आहिस्ता 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 4 दफा पे होके इसमें पड़े होने की वजह से पे होगा। इतना तो पेपर में भी सोचना नहीं होता, इतना तो जिंदगी में भी सोचना नहीं होता। मैंने आपको आसान सा फिक्रा लिखवा दिया, बस उसको समझ के लॉजिक बेस पे याद कर लें। फिक्रा क्या है? ये पेएबल फ्यूचर में कैसे होंगे वो आपको टेंशन नहीं है। ये पेएबल जिंदगी में क्या होते हैं, इतना तो सोचना ही नहीं जितना मैंने। वो दो चार लोग हर सेशन में तंग करते हैं, इस वजह से वो बात की है। दो चार हर एक बात आ गई है, जरा बताएं कैसे पे हो रहे हैं। ये पेएबल फ्यूचर में क्या होंगे? जब पे होंगे तो पे होने की वजह से फ्यूचर में इंस्टॉलमेंट में ही पड़े होंगे ना, और कहां पड़े होंगे। उस वजह से इंस्टॉलमेंट क्या हो जाएगी, इंस्टॉलमेंट माइनस करनी है, कम नहीं होगी। इंस्टॉलमेंट 30 रहेगी, इंस्टॉलमेंट कम हो जाएगी। उसकी वजह से इंस्टॉलमेंट क्या रहेगी, 30। लेकिन इंस्टॉलमेंट करंट टैक्स की वर्किंग में फ्यूचर में, तो इंस्टॉलमेंट माइनस होने की वजह से फ्यूचर में फिगर्स डिडक्ट होंगी, इसलिए इनका नाम है डिडक्टेबल इन फ्यूचर। तो ये फ्यूचर में डिडक्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह, इनको उस वक्त डिडक्ट भी कर लेंगे। तो इसलिए कल या परसों रूल लिख ही लेंगे हम कि अगर कभी एसेट की कैरिंग अमाउंट ज्यादा आई टैक्स बेस से तो हमेशा टीटीडी, और लायबिलिटीज की कैरिंग अमाउंट आई, ये भी लायबिलिटीज की कैरिंग अमाउंट ज्यादा आई तो ये भी डीटीडी, टीटीडी नहीं, ये डिडक्टेबल इन फ्यूचर। ओके, अब मुझे बता दें कि ये 17 है, इसको भी साथ ही कर लें, क्योंकि तीनों लायबिलिटीज हैं, तीनों पे एक ही रूल लगना है। रूल अभी आपको पढ़ाया नहीं है, इसको भी साथ ही कर लें ताकि तीनों के साथ एक ही लफ्ज लिख दें। इस 17 के बारे में कोई फिक्रा बता दे हाथ खड़े करके, तो मैं आई विल रियली अप्रिशिएट। हाथ खड़े करके 17 के बारे में कोई बंदा फिक्रा लिखवा दे। ये 17 कभी ना कभी जब एम्प्लॉयज रिटायर होंगे, थोड़ा सा साथ इधर पे हो जाएगा, 4 अगले साल, बाकी अगले साल करते करते पूरा ही 17 पे हो जाने। तो बताएं ये 17 कभी ना कभी फ्यूचर में क्या होगा? जब ये 17 फ्यूचर में पे होगा तो पे होने की वजह से कैश की फिगर में जाएगा, और कैश की फिगर टैक्स वाले, अगर आज हम बिजनेस क्लोज कर दें, ये तो आसान सवाल है, बल्कि अगर आज हम बिजनेस क्लोज कर दें तो लोग कहेंगे भाई ग्रेचुटी दो हमें, हम कहेंगे हाँ वो लो 17 जाओ निकलो। तो बताएं इट इज पेड इन फ्यूचर, और जब पे होगा तो पे होने की वजह से हम इस साल ग्रेजुएटी एक्सपेंस तो होगा नहीं, बिजनेस बंद हो गया, तो ग्रेजुएटी एक्सपेंस को उल्टा कर अगले साल, जैसे अकाउंटिंग डेप्शन अगले साल में उल्टाते थे, इसको उल्टा कर माइनस क्या करेंगे? तो जब इसको उल्टा कर ये माइनस करेंगे तो फ्यूचर में ये डिडक्ट होगा ना, लेकिन आज खड़े होके से डिडक्ट नहीं कह सकते, आज खड़े होके से डिडक्टे। तो दिस 17 इज डिडक्टेबल इन फ्यूचर। तो आज चलें रूल भी सुन लें। अगर लाइबिलिटीज में ये ग्रेटर होता है ना, लोअर लेसर नहीं, उसका फिर कभी सवाल करेंगे। अगर ग्रेटर होता है ना तो हमेशा डिडक्टेबल होता है। ये अकाउंटेंट्स ने रूल भी बना दिया हुआ है सारी लाइबिलिटीज को सोच के। सवाल अब मेरी तरफ से खत्म हो गया। टी अकाउंट भी आप लोगों ने खुद बनाने हैं, और आप लोगों ने जनरल एंट्रीज करनी है उसके बाद, और फिर आपने उसके बाद जो है नोट बनाना है, और नोट 80-70% बच्चे बना लेंगे। ये डिफरेंस बताएं। शुरू वाले दिनों में हमारी सिर्फ थोड़ी ब्रेक यहाँ लग जाती होती है, यहाँ, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना होता है। अब या तो इसके ऊपर
रेट लगाएंगे तो डेफर टैक्स लायबिलिटी, और इसके ऊपर लेट लगाएंगे तो डेफर टैक्स एसेट। इसके ऊपर क्योंकि टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस पे डेफर करके टैक्स क्यों देना होता है? क्योंकि वो टैक्सेबल है। और डिडक्टेबल डिडक्ट होंगे, डिडक्ट होने की वजह से टैक्स सेव होगा, इसलिए हमेशा इन पे डीटीएल आएगा और इनके बेटे का नाम डेफर टैक्स एसेट। लेकिन बेहतर है कि आज जरा देख लें टीटीडी के गांव से कितने आए हैं, जरा बता दें टीटीडी के गांव से कितने आए हैं, जरा दोनों को जमा करें, दोनों को जरा जमा करें। 150 1 या 7, टीटीडी के गांव से 157.5 आए हैं, जरा कैलकुलेटर पे इन तीनों को जमा करें। 90, 11 और 17, 118.3। आप बताएं हमारे और टैक्स वालों में 5-6 आर्जी नेचर के इख्तलाफ आए, इनकी वजह से अगर मैं नेट करूं तो मुझे इन इख्तलाफों की वजह से फ्यूचर में टैक्स देना पड़ेगा या सेव होगा। अच्छा ये कॉन्सेप्ट क्या है, एक मिनट ये जरा सुने, व्हाट इज, ये क्या कॉन्सेप्ट है कि फ्यूचर में एक आसान सी आपको मिसाल देता हूं। हमने रिसर्च की एक्सपेंस में डाली, टैक्स वालों ने कहा एक्सपेंस में डालो IS 38, हमने डेवलपमेंट की, हमने एसेट बना दिया, उन्होंने कहा नहीं एक्सपेंस में डाल दो फौरन, इधर उधर की कहानियां ना कराओ, एक्सपेंस में डाल दो फौरन। अब होगा क्या, जब वो लोग एक्सपेंस में फौरन डालेंगे तो हम उसको फिर आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंस में डालेंगे डेप्शन के नाम से। उन्होंने फौरन एक्सपेंस में डाल दिया, हम आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे। जब हम आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंस में डालेंगे तो फ्यूचर में हम अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन रिकॉर्ड करेंगे। वो मिसाल समझाते कहीं और ही ना निकल जाए, आसान सी मिसाल दे रहा हूं। रिसर्च को हमने भी एक्सपेंस में डाला, उन्होंने भी, कोई लड़ाई नहीं थी, आगे चलें। डेवलपमेंट को हमने कहां डाल दिया, एसेट में, क्योंकि अच्छी थी। टैक्स वालों ने कहा अच्छी बुरी मुझे नहीं पता, खर्चे में डालो, जबरदस्ती उन्होंने कह दिया, वो सवाल में लिखा होता है। टैक्स वालों ने कहा डेवलपमेंट को कहां डालो, खर्चे में। अब जब उन्होंने फौरन खर्चे में डाल दिया तो हमने तो आहिस्ता आहिस्ता अमोर्टाइजेशन के नाम से खर्चे में डाला है ना, जब कभी वो अवेलेबल फॉर यूज होगा। तो हम फ्यूचर में अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन रिकॉर्ड कर रहे होंगे, लेकिन वो फ्यूचर में अकाउंटिंग टैक्स अमोर्टाइजेशन रिकॉर्ड वो क्यों नहीं अमोर्टाइज कर रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने उसको एसेट ही नहीं माना। अब मुझे बताएं फिर फ्यूचर में होगा क्या। फ्यूचर में अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन जब उल्टाएंगे तो अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन उल्टाने की वजह से टैक्सेबल प्रॉफिट बढ़ेंगे, तो हमें फ्यूचर में ज्यादा, इस वजह से कि आज सेविंग की है उन्होंने, पूरी डेवलपमेंट जब माइनस की तो हम खुश होके हमारे प्रॉफिट इस साल बल्कि जमीन के नीचे चले गए थे। पूरी डेवलपमेंट आपको माइनस करने की इजाजत दे दी है, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। 10 करोड़ रुपए की डेवलपमेंट वो कहीं माइनस करो, हम फौरन माइनस करके यार मजे हो गए, टैक्सेबल प्रॉफिट कम हो गए। तो ISL की थीम समझे, ये मिसाल कितने लोगों को समझ आई है, कोई 10-15 हाथ खड़ा करें, दोबारा सुने ये मिसाल। टैक्स वालों ने कहा डेवलपमेंट को खर्चे में डालो फौरन, हम खुश हो गए, मजे हो गए, खर्चे फौरन करंट टैक्स में माइनस किया हमने फौरन जाके, हम बड़े खुश हो गए, हमने कहा यार बहुत टैक्स बच गया। लेकिन अकाउंटिंग वाले क्या कह रहे हैं, इसको बैलेंस शीट में ले जाओ और आहिस्ता आहिस्ता जब फ्यूचर में अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन मुझे उल्टानी पड़ेगी और टैक्स अमोर्टाइजेशन तो रिकॉर्ड नहीं होगी क्योंकि उन्होंने फौरन खर्चे में डाल दिया, तो टैक्स अमोर्टाइजेशन क्या होगी, अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन एड बैक होगी और टैक्स अमोर्टाइजेशन माइनस। इस वजह से फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट, जब फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट बढ़ जाएंगे तो मुझे ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। क्यों मुझे ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, इसलिए आज उन्होंने मुझे पूरी डेवलपमेंट को क्या करने दिया। तो ये मैं कह रहा हूं हमारे और उनके दरमियान इख्तलाफ चलता रहता है। मैं ये कह रहा हूं हमारे और उनके दरमियान जितने भी इख्तलाफ आए उसका नेट रिजल्ट क्या निकला, 39.2 नेचर TDD। इसकी वजह से फ्यूचर में मुझे टैक्स देना पड़ेगा, इसकी वजह से फ्यूचर में मुझे टैक्स, क्योंकि TTD के बेटे का नाम DT 12.54। जी
फ्यूचर में होनी है, फ्यूचर में होनी है, हो ही नहीं होगी अभी तो। ओके डन जी। टी अकाउंट बनाए। टी अकाउंट में कैरी डाउन कितना लेके जाएंगे? 12.54। कैरी डाउन लेने के बाद बैलेंसिंग क्या निकालेंगे? dt। वो बोले ना बैलेंसिंग टी अकाउंट में क्या निकालेंगे? डेफर्ड टैक्स के, कल और परसों वाली क्लास ली हुई है। डेफर्ड टैक्स का टी अकाउंट बना के बैलेंसिंग क्या निकालेंगे? डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस। उसके बाद कितनी जनरल एंट्रीज करेंगे? 2, एक सीटी की, एक फिर सोचेंगे खर्चा या खर्चा उल, उसके बाद नोट में डाल देंगे। करें ट्राई। कितने लोगों का नोट टैली हो गया है? हो सकता है किसी ने ट्राई कर लिया और टी अकाउंट बनाए, बना हुआ है, उसमें कैरी डाउन डालें। भाई 3-4 लोगों का, अब वो हमारी बात नहीं सुन रहे थे, उन्होंने तो नोट भी बना लिया माशाल्लाह। मुझे टी अकाउंट इधर ही बनवा दें। कितना था ब्रॉड डाउन? वर्किंग कौन सी थी? 3। ब्रॉड डाउन कितना था? 5 कैरी डाउन बताएं। 12.54। यहां पे आएगा ना? क्यों? क्योंकि लाया, बोलें कैरी डाउन 12.54। पहले लॉजिक पे बताएं खर्चा है या खुशी है, फिर उसके बाद एंट्री करें। जिंदगी में अगर कभी लायबिलिटीज हमारी 5 से 12 पे चलेगी ना, जिंदगी में अगर कभी लायबिलिटीज बढ़ जाए तो क्या होते हैं? गम, गम होते हैं ना। वैसे एंट्री भी करके देखें, गम ही निकल रहा होगा। 7.26। अब एंट्रीज बोलें। ये जनरल एंट्रीज इसके साथ ही कर लिया करें शुरू वाले दिनों में अपने समझने के लिए। टी अकाउंट के साथ ही ये करनी नहीं होती पेपर में। करंट टैक्स पेबल का नाम हम सही वाला रखा करेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स। जी बोलें। 17 खर्चा, डेबिट, खर्चा, चा, खर्चा उलट नहीं रहा, खर्चा। और इधर भी मेरे ख्याल से देखते हैं क्या बना है। खर्चा, चा, खर्चा, ऐसे ही यही एंट्री बनेगी। तो बस क्लासें लेते रहे, साथ साथ आइए, तो बड़ा आसान है। अब नोट बना दें। नोट नंबर 9, टैक्स एक्सपेंस, टैक्स, करंट टैक्स एक्सपेंस और डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस। खर्चा, खर्चा, चा चा चा, 3,
9.2 reconciliation of profit before tax with टैक्स एक्सपेंस, इससे रिकंसाइल। अच्छा देखिए, इन दोनों को रिकंसाइल करना होता है। ये देखें, रिकंसिलिएशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स विद, मतलब कि 80 का, यानी इतनी मेहनत करके हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि 80 पे रेट लगाएं तो ये जवाब आ जाए, इसकी रिकॉन बनानी होती है विद टैक्स एक्सपेंस। वहां से शुरू करें, 80 से पूरा लिखना है पेपर में, बिल्कुल कोई एब्रिविएशन की गुंजाइश नहीं। 80 टैक्स रेट 30, कैलकुलेटर यूज करना है, कैलकुलेटर पे बताएं। यहां पर भी आपको सवाल के 95% मार्क्स मिल जाएंगे, बस एक आधा नंबर रह गया, वो ले लेते हैं। अच्छा जी, अब आप क्या करें, अब आप एग्जेम्प्ट इनकम्स ढूंढें और आज डिडक्शन नॉट अलाउड भी ढूंढें, क्योंकि लेक्चर 1 में बताया था कि परमानेंट डिफरेंस 2 होते हैं। हमारे सिलेबस में नहीं, पूरे स्टैंडर्ड में ही 2 परमानेंट डिफरेंस हैं। क्या? कोई भी इनकम, ये बच्चे गलत बोलते हैं परमानेंट डिफरेंस एग्रीकल्चर इनकम। परमानेंट डिफरेंस एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, परमानेंट डिफरेंस है एग्जेम्प्ट इनकम। एग्जेम्प्ट इनकम कैपिटल गेन भी दे देता है, एग्जेम्प्ट इनकम एग्रीकल्चर भी दे देता है, एग्जेम्प्ट इनकम जो मर्जी दे दे। ये बच्चे गलत बोलते हैं कि फाइन नॉट अलाउड, फाइन नॉट अलाउड नहीं, डिडक्शन नॉट अलाउड। वो डिडक्शन फाइन भी हो सकती है, कोई और भी आने वाले दिनों में सवालों में डाल सकते हैं, ये वाली डिडक्शन भी नॉट अलाउड है। बोले नहीं 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 नहीं, ऐड से शुरू करें ना, ऐड से दोनों परमानेंट डिफरेंस को उठाएं। मतलब मैं आपको एक तरीका बता दूं, आप एक काम पहले रटा प्रोग्राम कर लें, फिर उसके बाद इसकी अंग्रेजी भी लिख लेते हैं। 1 into 32%, 1 into 32% एंड 5 into 30, बस यहां पे क्या आने हैं हमेशा, परमानेंट डिफरेंस जी 0 प्लस, और वो 5 माइनस, तो ये भी माइनस 3.2, तो ठीक है, चलें थोड़ा बहुत डिफरेंस। ये जो है ना, ये 17 पॉइंट कुछ आप करेंगे ना, ये सेट हो जाएगा। ये इसको सही कर देंगे, ये बिल्कुल सेट हो जाना है। ओनली 17 नहीं होगा, 17.06 करेंगे तो फिर तो ये मसला ही हल हो जाना है। यहां 17.06 करें, ये करें, तो फिर तो ये ऐसे मैच करना है। ये असल में यहां हमने जरा राउंडिंग कर ली, 17.06 होता तो बिल्कुल सही होना था। अच्छा, अब लॉजिक, ऐड डिडक्शन नॉट अलाउड लेस exempt इनकम, add deduction not allowed or less exempt income।
जी भाई आप मुझे ये बताएं, कोई बंदा वजह बताए डिडक्शन नॉट अलाउड को हमने जो है वो यहां ऐड क्यों किया है? टैक्स वाले चाह रहे थे कि आप 80 पे टैक्स ना दें, हमें 81 पे दें। क्यों चाह रहे थे वो? क्योंकि 80 तक पहुंचते 1 माइनस हो चुका था। उन्होंने कहा ना 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 ना, आप हमें किस पे टैक्स दें? 81 पर। क्यों? ये कोई टेम्परेरी डिफरेंस नहीं है, ये परमानेंट डिफरेंस है। वो कह रहे हैं 80 पे टैक्स ना दो, हमें किस पे दो? 81 पे टैक्स दो। हमने किस पे कैलकुलेट कर लिया? 80 पे, 1 पे और टैक्स निकाल ले। ये लो यार, खत्म हो गया मसला, डन। ये इसकी तो आसान सी लॉजिक हो गई। टैक्स वाले क्या चाह रहे हैं, किस पे हम टैक्स दें? 80 तक पहुंचते पेनल्टी क्या हो चुकी है? उन्होंने कहा इसको माइनस ना करो, 81 पे टैक्स दो। ऐसे गलत चीज है ना, माइनस किया करो। उन्होंने कहा 81 पे टैक्स दो। हमने कहा फॉर्मेट बनाते हुए हमने कहा वो तो 80 पे टैक्स निकल आया। कहते 1 पे और टैक्स निकाल के जरा देख लो रिकॉन मैच करिए या नहीं। अगली बात, उन्होंने कहा 75, अलग अलग करके देखें। उन्होंने कहा 75 पे टैक्स दे दो, ये 5 पे ना दो टैक्स, जाओ मजे करो। 75 पे टैक्स दो। हमने क्या कहा? फॉर्मेट बनाते हुए अनलकीली हमने क्या कहा? इधर नहीं -5 कर देना। ये कोई ऐसी साइंस नहीं है कि इधर आप +1 -5 कर दें, फिर सर ये तो मैच कर गया इधर ही। इस तरह नहीं करना। उन्होंने क्या कहा, किस पे टैक्स दो? 75 पे। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं 5 पे हम टैक्स, बोले 5 पे हम टैक्स नहीं मांगते, तो किस पे दो टैक्स? 75 पे। हमने यहां रेट किस पे लगा दिया? 80 पे। तो 5 पर ज्यादा रेट लग गया ना, तो 5 को क्या करें? माइनस कर। तो अब रिकॉन का फॉर्मेट बताएं क्या है? बनाओ दूसरा पार्ट।